हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वैदिक कल्चर को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला लेक्चर हमने ख़त्म किया था उसमें हमने वैदिक लिटरेचर को डिस्कस किया था, जिसके तहत हमने 4 वेद, उससे संबंधित ब्राह्मण, उससे संबंधित आरण्यक और उपनिषद या वेदांत की चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे, स्रोतों को हमने समझ लिया है, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया में आर्यंस के सेटलमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो टर्म है आर्य, इससे हमारा अभिप्राय क्या है या इससे हम समझते क्या है आर्य शब्द से। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे एक्सेप्टेबल व्यू माना जाता है वो मैक्स मूलर का माना जाता है, और उन्होंने कहा कि आर्यंस रिप्रेजेंटेड द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, यानी आर्य एक भाषा परिवार को इंगित करता है, संबोधित करता है। और ये जो भाषा परिवार है इसे हम कहते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी ये जो भाषा है इसे भारोपीय भाषा या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो असल में बाद में इसका जो कॉनोटेशन है, जो इसका जो इसका भावार्थ हो गया या जो इसका मीनिंग निकाला गया, वो एक कल्चरल ग्रुप के तरीके से समझा गया। बट असल में जो मैक्स मूलर का जो इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने इसे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के तौर पर परिभाषित किया है। तो आर्य कई फेजेस में इंडिया आते हैं, अलग अलग वेव्स में इंडिया आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1500 बीसी के आसपास, 1500 बीसीई के आसपास वो सप्त सैंधव प्रदेश में सेटल होने लगते हैं। जो पहला जगह जिसके बारे में कहा गया है वो है सप्त सिंधु या सप्त सैंधव, जहाँ पे कि इन्होंने ऋग्वैदिक ऋचाओं को सुना था या उसकी रचना की है। वो प्लेस सप्त सैंधव, इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। ये असल में जैसा कि नाम से पता चलता है, सप्त सिंधु यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों के बारे में चर्चा मिलती है। यानी जिस जगह को उन्होंने अपना पहला स्थान बनाया, असल में वहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी। अगर आज के जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये एरिया लैंड ऑफ 7 रिवर असल में ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है, देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब, देन फ्रिंजेस ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा। ये जो एरिया है, इसी एरिया को आर्यंस ने अपना मूल स्थान बताया है, और इसे ही हम आर्यावर्त भी कहते हैं। तब हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं और उनके आधुनिक नाम क्या है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वो 7 रिवर्स कौन कौन हैं सप्त सैंधव की, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी, जिसे आज हम इंडस रिवर या सिंधु नदी के नाम से ही जानते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है, इनफैक्ट इसे नदी तमा कहा गया है, वो सरस्वती है। देन सतुद्रु या सतलज, LUJ, सतलज, सुतुद्रु, देन परुष्णी, PARUSHNI। परुष्णी आज के समय में जो रावी नदी है उसी का नाम परुष्णी है। देन फिर अस्किनी वितस्ता, कितने हो गए, अस्किनी वितस्ता एंड विपासा। ये 7 नदियां हैं। इन नदियों के नाम आपको याद रहने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जो सरस्वती को आज भी हम सरस्वती ही कहते हैं। देन अस्किनी को चनाब,
वितस्ता आज के समय में जो व्यास है, सॉरी वितस्ता इज़ झेलम, आई एम सॉरी, झेलम को वितस्ता कहते हैं। विपाशा इज़ व्यास, बीज या व्यास। ये 7 नदियां हैं जहाँ पे कि आर्यंस सबसे पहले सेटल हुए और इसी जगह को उन्होंने अपना होमलैंड बना लिया था। फिर ऐसा कहा जाता है कि सतपथ ब्राह्मण के अंदर एक जिक्र है कि वहाँ से एक ग्रुप विदेह माधव, वो पुजारी है, वो अग्नि के साथ चलते हैं और यहाँ से जो सरस्वती नदी के तट से वो आगे बढ़ते हुए पूरब दिशा की तरफ बढ़ते हैं और पूरब में जाकर वो विदेह में रुक जाते हैं और वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है सदानीरा। सदानीरा इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि वहाँ पे हमेशा पानी रहता है, इसीलिए इसका नाम सदा नीर यानी पानी वाला, हमेशा जहाँ पानी रहता है उसको सदानीरा, जो कि आज की गंडक नदी है मिथिला, बिहार के मिथिला क्षेत्र में, वहीं पर जाकर वो रुक जाते हैं। तो माना जाता है कि ऋग्वेदिक आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ते बढ़ते मिथिला जाकर रुक जाते हैं, वो उनकी बाउंड्री बन जाती है और इसका जिक्र सतपथ ब्राह्मण में है। और ऐसा कहा गया है कि अग्नि रास्ते में जो नदियाँ आती है उसको वो सुखा देते हैं, जंगल को वो जलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, यानी इट बेसिकली ये क्या है, रास्ते को क्लियर करने जैसा कुछ प्रतीत होता है। तो इस तरीके से आर्य आगे बढ़ते गए और फाइनली वो मिथिला में जाकर सेटल हो जाते हैं। अब जब आर्य मिथिला में सेटल हुए तो उससे पहले आर्यंस का यहाँ के लोगों के साथ क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट भी हमें दिखाई देता है। ऋग्वेद में इस बात की चर्चा है कि आर्य जब भारत आते हैं तो इंडिया में रहने वाले 2 प्रकार के लोगों से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक को दास कहा गया है और एक को दस्यु कहा गया है। सो व्हेन आर्यन केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद दासास एंड दस्युज, इसमें ऐसा कहा गया है कि जो दास के साथ उनका व्यवहार है, यानी दासों को भी उन्होंने हराया है और दस्यु को भी हराया गया है। एक शब्द आता है जिसका नाम है त्रस दस्युज, त्रस दस्यु, यानी जो उन्होंने दस्युज को डिफीट कर दिया। पहले हम इन दोनों को समझते हैं कि क्या अर्थ निकलता है वैदिक कॉन्टेक्स्ट में। तो दासों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शायद अर्ली सेटलर्स हैं आर्यंस के, इसीलिए कि इसी प्रकार का शब्द अवेस्ता में भी मिलता है। अवेस्ता जो कि ईरान का ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, वहाँ पे और ऋग्वेद अवेस्ता में और ऋग्वेदिक जो लिटरेचर है दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। कई सारे शब्द समान हैं, कई सारे जो गॉड हैं वो समान हैं, कुछ जोग्राफिकल फीचर्स में भी समानता मिलती है। तो अवेस्ता में भी दस्यु शब्द का दास शब्द का जिक्र मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि असल में दास आर्यंस के ही अर्ली सेटलर है और दासों को पराजित तो किया है आर्यन ने, लेकिन उन्होंने उनके साथ जो व्यवहार है बहुत ही कठोर व्यवहार नहीं है उनका, एक तरीके से माइल्ड बिहेवियर है, उसको उन्होंने रहने दिया। दस्युज के साथ जो उनका अप्रोच है वो डिफरेंट है, वो दस्युज को पनिश करते हैं, काफ़ी हार्शली पेश आते हैं। तो दस्युज को जिन राजाओं ने हरा दिया उनको त्रस दस्यु कहा गया है। और इसमें ऋग्वेदिक आर्य में ऋग्वेद के अंदर ये भी चर्चा मिलती है कि जब आर्य इंडिया में अपने एनिमीज़ को डिफीट कर रहे थे तो उसमें इंद्र का, गॉड इंद्र का बहुत बड़ा रोल था और इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा हिम्स डेडिकेटेड है ऋग्वेद के अंदर, वो 250 हिम्स वो सबसे ज़्यादा इंद्र को डेडिकेटेड है। इंद्र का एक और नाम भी हमें मिलता है पुरंदर। इंद्र का जो सिनोनिम मिलता है ऋग्वेद में उनको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर से मतलब है फोर्ट ब्रेकर से, पुरंदर का मतलब है फोर्ट ब्रेकर। तो इस तरीके से हमने देखा कि आर्यंस क्या है,
इंडिया में सेटल होते हैं और जो उनको अर्ली चैलेंजेस मिलते हैं वो दास और दस्यूज से मिलते हैं और फाइनली इनका जो सेटलमेंट का प्रोसेस है वो इंडिया में होने लगता है। और इस प्रोसेस में ऐसा कहा जाता है कि उनके पास चूँकि घोड़े थे और रथ थे तो इससे जो उनकी मोबिलिटी थी वो काफ़ी फास्ट थी और इसमें उन्होंने आसानी से अपने ओपोनेंट के ऊपर क्या है विक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली होगी। इसके अलावा जो आर्यंस के अंदर भी यानी विद इन दी आर्यन क्लैन कबीला आर्य जो ट्राइब्स हैं उनके अंदर भी क्या है क्लैश होते हैं, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है वो दो लेवल पे है। पहले हमें दास और दस्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, फिर हमें ये भी दिखाई देता है कि विद इन द आर्यन क्लैन यानी उनमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें जो 5 प्रमुख आर्यों की जाति है या जो क्लैन है उनको पंचजन्य कहा गया है। पंचजन, जन मतलब ट्राइब कबीला, पंचजन यानी 5 प्रमुख कबीले हैं। ऐसा मानना है हिस्टोरियंस का कि शायद कुछ और भी कबीले रहे होंगे जिसमें कि जो प्रमुख कबीला है वो 5 थे जिन्हें कि पंचजन कहा गया है। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है भरत कबीला, देन एक और है पुरु। तो इसमें एक कहानी का जिक्र है जिसे हम बैटल ऑफ 10 किंग्स या दासरज्ञ की बैटल ऑफ 10 किंग्स या दासरज्ञ युद्ध भी कहते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी ये बताता है कि आर्यन चीफ्स की आपस में भी लड़ाई होती थी। बैटल ऑफ 10 किंग्स या दासरज्ञ युद्ध। दासरज्ञ युद्ध में ये बताया गया है कि जो भरत कबीले के राजा हैं सुदास, यानी इसमें जो सुदास हैं ही बिलोंग्स टू भारत क्लेन, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, हमारे देश का नाम भारत। सुदास कबीले को हेड करते हैं भरत और दूसरी तरफ पुरु कबीला है और इनके साथ कुछ अन्य कबीले भी हैं। तो आर्य और अनार्य 10 कबीले मिलकर वो युद्ध छेड़ देते हैं किसके साथ, भरत कबीले के साथ। और इस कबीले में इस युद्ध में फाइनली सुदास जीत जाते हैं और इसीलिए इसे दासरज्ञ युद्ध कहा गया है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। इस 10 युद्ध में 5 आर्य जातियां हैं और 5 अनार्य जातियां हैं। उनके एसोसिएशन को डिफीट कर दिया किसने, सुदास, जो कि भरत कबीले से हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और कहानी भी इसमें जुड़ा हुआ है कि इसमें जो भरत कबीला है उनके जो गुरु हैं वो वशिष्ठ हैं, जबकि जो पुरु कबीला है इनके जो गुरु हैं वो विश्वामित्र हैं। और ये जो लड़ाई है वो परुष्णी नदी पर लड़ी गई थी। परुष्णी मतलब रावी नदी के, रावी या ऋग्वेद में इसे परुष्णी कहा गया है, वहाँ पे ये लड़ा गया है। तो ये बताता है कि विद इन द आर्यंस कॉन्फ्लिक्ट वॉज प्रिवेलेंट और फाइनली जब ये सारी चीज़ें सेटल होने लगती हैं तो उसके बाद आर्यंस के अंदर मर्जर होता है, यानी अलग अलग कबीले मिलकर एक बड़ा कबीला बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो एक एविडेंस है यहाँ पे हमने देखा कि भरत और पुरु, फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये जो भरत कबीला है और ये जो पुरु है ये दोनों मिलकर एक कुरु वंश की स्थापना करते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया के यानी अपर गैंजेटिक और मिडिल गैंजेटिक प्लेन के एक बड़े हिस्से पर वो शासन करते हैं। इसी तरीके से कृवि और पांचाल मिलकर तुर्बस बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या है वो इंडिया में सेटल हो रहे हैं और अभी जो कबीले हैं वो सेटल होने लगे हैं और उनके बीच एक मर्जर की स्थिति दिखाई दे रही है ताकि जो उनकी पावर या शक्ति है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो जिसमें कि हमने आर्यंस के सेटलमेंट की बात कही है। ये ऋग्वैदिक पीरियड की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे कि टाइमिंग है 1500 BC से 1000 BCE का जो पीरियड है, कहीं कहीं पे ये 900 BCE भी लिखा हुआ है।
तो ये पीरियड है ऋग्वैदिक पीरियड, जहाँ पे कि आर्य सेटल हो जाते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग आर्यंस के ऑक्यूपेशन, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनके सोशल कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों पर जिक्र करेंगे। और तब तक आप इसे रिवाइज़ करिए, सुनिए, इसे एंजॉय करिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।